Hello students, so this video is about ocean thermal energy conversion. ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन नाम से ही आपको पता चल रहा है, ओशन की थर्मल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है और उससे हमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करनी है। तो कैसे करेंगे? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज़ टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी। ठीक है, इसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो ओशन में सोलर एनर्जी ट्रैप्ड है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इट इज़ टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी ट्रैप बाय ओशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब हमारा सन रेज आपके ओशन पे पड़ती है, ठीक है, तो आपकी जो टॉप वाली लेयर है जो सन, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर सन है तो जो टॉप वाली लेयर है दैट विल बी मोर वार्म, तो दिस इज़ योर वार्म लेयर। और जो डीप होगा समुद्र की गहराई वाली जो लेयर्स हैं वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर कुछ और होगा, तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिकल जनरेशन करनी है। ठीक है, तो इस ये मेन प्रिंसिपल इसका क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीप ओशन वाटर। सरफेस वाटर इज वार्म एंड डीप ओशन वाटर इज कोल्ड, उनमें जो डिफरेंस है दैट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। सो देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस between warm ocean water and cold deep ocean water at a depth of 1000 मीटर। 1000 की गहराई में, 1000 मीटर गहराई में 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होता है टॉप पे। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी से हमने कैसे जनरेशन करनी है वो देख। नाउ वी विल डिस्कस द कन्वर्जन टेक्नोलॉजी कि क्या एक्चुअल में प्रोसीजर है जो ओशन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो हमें ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो ऊपर वाला सरफेस का वाटर है दैट इज़ वार्म एंड जो डेप्थ पे वाटर है वो कोल्ड है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो वार्म वाटर है दैट इज़ यूज टू हीट अप ए फ्लूइड। ठीक है, एक लिक्विड जिसको वर्किंग लिक्विड कहते हैं, वर्किंग फ्लूइड कहते हैं, उसको हीट अप किया जाता है सरफेस वाटर की हीट की वजह। तो अब फर्स्ट सेंटेंस यही लिखा है कि वार्म सरफेस वाटर इज़ यूज टू हीट अप अ लिक्विड कॉल्ड वर्किंग फ्लूइड। अब क्या होता है, वो जो लिक्विड अब हीट अप हो गया वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द वर्किंग फ्लूइड्स गेट्स वेपराइज्ड एंड डेवलप्स प्रेशर। अब वेपर में जो वेपर फॉर्म में प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है। अब इन वेपर्स को टरबाइन पे के ऊपर पास कराया जाता है, और क्योंकि वेपर्स पे का प्रेशर है और वेपर जब टरबाइन, इसलिए वो रोटेट कर देती है टरबाइन को। तो सेकेंड सेंटेंस में यही लिखा है कि व्हेन दिस वेपर्स आर पास थ्रू ए टरबाइन इट एक्सपैंड्स एंड रोटेट्स द टरबाइन। जब वो टरबाइन को पास करेंगी तो वो वेपर्स एक्सपैंड करके वो टरबाइन को रोटेट कर देती है। अब उसके बाद जो ये वेपर्स, अब इन्होंने अपना काम तो कर दिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इट इज़ देन कंडेंस्ड, उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आउटलेट में, टरबाइन आउटलेट पे टरबाइन से निकलने के बाद उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? अब हमें उसके लिए वार्म वाटर, सॉरी, कोल्ड वाटर की ज़रूरत है। तो जो डीप ओशन के डेप्थ में जो वाटर होगा अब उसका यूज़ किया जाएगा। डेप्थ वाले वाटर की हेल्प से जो गर्म पानी है बाहर निकल गया टरबाइन को घुमा के, वेपर्स हैं, उसको कोल्ड वाटर की हेल्प से उसको कंडेंस कर दिया जाता है, दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब कोल्ड वाटर जो है वो वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो यही है आपका लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा कि इट इज़ देन कंडेंस्ड इनटू लिक्विड एट टरबाइन आउटलेट विद द हेल्प ऑफ डीप कोल्ड वाटर। ठीक है, अब ये डायग्राम इसका एक बेसिक डायग्राम है। अब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में बॉटम में देखिए वार्म सरफेस सी वाटर है, इवेपोरेटर में जा रहा है ये, वहाँ पे ये लिक्विड को, जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा उसको इवेपोरेट कर देगा, उसकी हीट से वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब वाटर वेपर्स है, नेक्स्ट एरो, वाटर वेपर्स एंटर कर रहे हैं टरबाइन जनरेटर में। अब वो वाटर वेपर्स टरबाइन को रोटेट करवाएंगे और हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन मिल जाएगी। अब दोबारा से टरबाइन की आउटलेट में आप देखिए वाटर वेपर निकल रहे हैं, अब उनको कंडेंस करना है। तो कंडेंसर में आप बॉटम से देखो, कंडेंसर के बॉटम में जो एरो है वो कोल्ड डीप सी वाटर, मतलब कोल्ड डीप सी वाटर कंडेंसर में जा रहा है जो वाटर वेपर को कंडेंस कर रहा है।
सो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है ओपन साइकिल, सेकेंड इज़ क्लोज्ड साइकिल एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड साइकिल। सो फर्स्ट वी विल स्टडी ओपन साइकिल। तो ओपन साइकिल में अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए इवेपोरेटर है। तो वार्म वाटर ओशन से यहाँ पे लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इवेपोरेटर में इसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इवेपोरेटर से जो आपकी लो प्रेशर की स्टीम होगी वो हमारे टरबाइन में जाएगी और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और जो अब आपकी यहाँ पे रोटेट करवा के स्टीम जो बची उसको हमें दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कंडेंसर है। ठीक है, इधर इवेपोरेटर है, जो वार्म वाटर हमने ओशन से लिया और उसको इवेपोरेटर में डाल के उसको इवेपोरेट कर दिया, स्टीम में कन्वर्ट किया, और कंडेंसर दोबारा से उसको कंडेंस करेगा। कंडेंस कराने के लिए हमें बाहर से ठंडा पानी हम पंप करते हैं। तो कोल्ड डीप वाटर को पंप किया जा सकता है कंडेंसर में। ठीक है, उसको ताकि ये दोबारा से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और ये इसका डिस्चार्ज यूनिट है यहाँ पे कोल्ड वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो वार्म वाटर जाएगा, इवेपोरेट में कन्वर्ट होगा, और जो बचा और वार्म वाटर डिस्चार्ज के लिए यहाँ से उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। और यहाँ पे वैक्यूम पंप भी होता है एक, क्योंकि आपका जो सी वाटर होता है उसमें बहुत टाइप ऑफ डिफरेंट गैसेस होती हैं। ठीक है, वो गैसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो भी डिज़ोल्व्ड गैसेस हैं स्टीम से, उन डिज़ोल्व्ड गैसेस को रिमूव कर लिया जाता है वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन टेक्नोलॉजी में कि जो वार्म सरफेस वाटर है उसको हम उसकी हेल्प से वर्किंग फ्लूइड को हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस ओपन साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड है वो आपका सी वाटर ही होता है। ओके, तो सी वाटर को ही मतलब वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। आप इसको सिमिलैरिटी, आप इसको अगर कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि MHD में पढ़ा था कि ओपन साइकिल में जो था वो एटमॉस्फेरिक एयर ही आपकी वहाँ पे वर्किंग फ्लूइड थी, और यहाँ पे भी उसी से आप कंपेयर करके याद रख सकते हैं। ओपन साइकिल में यहाँ पे भी मतलब आपका सी वाटर ही आपका वर्किंग फ्लूइड है। तो अब यहाँ पे हम थ्योरी लिखेंगे। इन दिस सिस्टम सी वाटर इज़ यूज्ड एज अ वर्किंग फ्लूइड। द वार्म वाटर इज़ इवेपोरेटेड इन अ चैम्बर कॉल्ड इवेपोरेटर at a very low pressure. ठीक है, the vapor so formed is passed through the steam turbine where it expands and drives the turbine. The turbine is coupled with a generator which converts mechanical energy into electrical energy. तो इतना तो आपको समझ आ गया। अब स्टीम इज़ जनरेटेड एट अ वेरी लो प्रेशर। स्टीम जो यहाँ पे जनरेट हुई है वो कम प्रेशर पे है। प्रेशर अगर कम है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। कोई चीज़ अगर कम स्पेस में हम उस स्टीम को रखें तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बहुत कम प्रेशर है तो इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए टरबाइन का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, 12 मीटर्स के करीब होता है 1 मेगावाट की प्लांट के लिए। तो स्टीम, अब जो स्टीम टरबाइन को रोटेट करके निकलेगी उसको कंडेंस करना है। तो स्टीम इज़ कंडेंस्ड एट द टरबाइन आउटलेट बाय द कंडेंसर and this water condensed does not contain salts. अब जो ये कंडेंस हम करेंगे वाटर को, इसमें कोई सॉल्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि एक बार हमने स्टीम बना ली, उसके वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कोई सॉल्ट कंटेंट नहीं होगा। तो इसको हम ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पसेस में भी यूज़ करते हैं। तो इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पसेस। नेक्स्ट इसमें एडवांटेजेस आप देखिए तो फर्स्ट पॉइंट है कि वर्किंग फ्लूइड in an open cycle system is sea water which is non-toxic or non-inflammable. अब अगर हम आगे स्टडी करेंगे हम क्लोज्ड साइकिल में वर्किंग फ्लूइड ना अमोनिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ सी वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो सी वाटर टॉक्सिक नहीं है और नॉन इन्फ्लेमेबल भी नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती अगर लीक भी हो जाए तो। एक तो ओपन साइकिल का ये एडवांटेज है। क्लोज साइकिल में अमोनिया यूज़ करेंगे जो कि लीक करके टॉक्सिक हो सकती है।
नेक्स्ट है इट डज़ नॉट कॉज हार्म टू प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर को भी हार्म नहीं करती। अगर हम अमोनिया यूज़ करेंगे या CFC भी यूज़ करते हैं कई प्लेसेस में, तो वहाँ पे अगर वर्किंग फ्लूइड CFC या अमोनिया है तो वो डैमेज कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंडेंसर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पसेस। ये तो सिंपल है। एंड वर्किंग फ्लूइड इज़ नो थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। अगेन ये सेम ही चीज़ को दोबारा से लिख रहे हैं। तो सारी एडवांटेजेस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड सी वाटर को ही यूज़ किया जा रहा है, और जो पानी कंडेंस होके मिल रहा है वो उसको हम ड्रिंकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन है। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेजेस ओपन साइकिल की। तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वार्म वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी चाहिए इवेपोरेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर भी चाहिए कंडेंस करने के लिए। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व है, हमने देखा कि वैक्यूम पंप से हम गैसेस को निकाल देते हैं उस स्टीम में से, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होगी सी वाटर में उसको भी हम रिलीज़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड इज़ मच लार्जर। इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लो प्रेशर पे स्टीम बनती है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इसलिए टरबाइन का भी डायमीटर हमने देखा ज़्यादा होता है क्लोज साइकिल के कंपैरिजन में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम स्टडी करेंगे क्लोज साइकिल OTEC। सो ये है आपका क्लोज साइकिल। ये आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये इवेपोरेटर है। तो इवेपोरेटर में यहाँ पे वार्म वाटर ओशन से जा रहा है, ठीक है। अब वो वार्म वाटर यहाँ पे कोई और लिक्विड यूज़ है। यहाँ पे अमोनिया देखिए, अमोनिया पंप किया जाता है इवेपोरेटर में, और वार्म वाटर यहाँ पे एंटर कराया जाता है इवेपोरेटर में, और दोनों में हीट एक्सचेंज होता है। वार्म वाटर की वजह से ये अमोनिया जो है यहाँ पे पाइप्स में जो जाएगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पिछले केस में हम सी वाटर ही वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे एक और हमने लिक्विड यूज़ किया है और उसको हम दोबारा से अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे। प्रीवियस केस में हम सिर्फ सी वाटर को एक बार यूज़ कर रहे थे और फिर उसको डिस्चार्ज कर दे रहे थे, बट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से हम सेम अमोनिया को रिकवर करके अगेन एंड अगेन हम पंप करेंगे। प्रीवियस केस में हम उसको कंडेंस करके हम या तो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, मतलब उसको दोबारा से उस पानी को हम यूज़ नहीं कर रहे थे, ड्रिंकिंग या इरिगेशन में हम यूज़ कर रहे थे। बट यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है उसको हम दोबारा से अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसको हम क्लोज साइकिल कहते हैं। तो वंस ये यहाँ पे जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो टरबाइन के थ्रू जाके इलेक्ट्रिकली आपको आउटपुट मिल जाएगी। आप टरबाइन यहाँ पे बना देना, आगे आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल गई। नेक्स्ट आप यहाँ पे एक कंडेंसर यूनिट होगा। कंडेंसर अब क्या करेगा, अमोनिया को उसने दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर देखो, कोल्ड वाटर डीप ओशन से लिया जा रहा है कंडेंसर में, और कोल्ड वाटर वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगेन, और वो क्या करेगा, इस अमोनिया को दोबारा से लिक्विफाई कर देगा और ये अमोनिया स्टोरेज में एंटर हो जाएगा। अगेन ये सेम साइकिल रिपीट होगा। तो ये आपका क्लोज्ड साइकिल है। आगे हम इसकी थ्योरी देखते हैं। सो यहाँ पे क्लोज्ड साइकिल को हम रैंकिन साइकिल या एंडरसन साइकिल भी कहते हैं, और जो ओपन साइकिल था उसको हम क्लॉड साइकिल भी कहते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में जहाँ पे मैंने डिफरेंट साइकिल्स लिखे थे वहाँ पे स्लैश करके मैंने नोट डाउन किया है, आप इसका ध्यान रखिए, कई बार पूछा भी जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे है कि इन दिस सिस्टम वार्म वाटर फ्रॉम द ओशन इज पम्प्ड थ्रू एन इवेपोरेटर वेयर अ लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड लाइक अमोनिया इज इवेपोरेटेड। अब उसको इवेपोरेटर के थ्रू हम वार्म सरफेस वाटर को पंप करते हैं, और उसकी वहाँ पे इवेपोरेटर में अब क्या किसको इवेपोरेट किया जाएगा, उसकी हीट से हम अमोनिया को इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, उसको हम ऐसे फ्लूइड को लिक्विड को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोज साइकिल में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अमोनिया को भी यूज़ करते हैं, CFC को भी यूज़ करते हैं। तो इसको हम फिर इवेपोरेट करते हैं। अब अमोनिया के जो वेपर्स बन गए वो टरबाइन में पास किए जाते हैं, उसको रन करवाया जाता है और इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करवाई जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे द वर्किंग फ्लूइड इज़ कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड एट द टरबाइन आउटलेट। ओके, तो ये आप जानते ही हैं कि अब वर्किंग फ्लूइड को दोबारा से कंडेंस करवाया जाएगा कोल्ड डीप वाटर की हेल्प से। अब ये जो लिक्विड अमोनिया फ्रॉम द कंडेंसर इज़ पम्प्ड बैक टू द इवेपोरेटर। दोबारा से लिक्विड अमोनिया को हम इवेपोरेटर में डालते हैं एंड दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड।
तो सारे के जितने भी फॉर ऑल द टाइम्स अमोनिया रिमेन्स इन क्लोज्ड साइकिल में ही रहा, ये कंटिन्यूसली सर्क्यूलेट करते हैं हम इसको, इसलिए हम इसको क्लोज साइकिल कहते हैं। अब आगे हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे। सो एफिशिएंसी इसकी हाई है एज़ कम्पेयर टू ओपन साइकिल सिस्टम, एंड साइज़ जो है वो अब कम हो जाएगा क्योंकि अब जो वेपर प्रेशर है इस केस में वो ज़्यादा होता है, तो साइज़ ऑफ पावर प्लांट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। सो ओवरऑल कॉस्ट जो है, अब साइज़ कम हो जाएगा तो ओवरऑल कॉस्ट भी इसकी डिक्रीज़ हो गई है, तो सिस्टम ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इन कंपैरिजन टू ओपन साइकिल सिस्टम। ठीक है, मेनली साइज़ से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे जो अब वर्किंग फ्लूइड है दैट इज़ एट हायर वेपर प्रेशर, तो हायर वेपर प्रेशर पे आपका साइज़ हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज हैं कि यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड एक तो अमोनिया है, तो ये टॉक्सिक है, इनफ्लेमेबल है। सेकेंड पॉइंट, अगर वर्किंग फ्लूइड CFC है देन इट मे कॉज डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मेन कंसर्न इज अबाउट ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ द योर वर्किंग फ्लूइड। सो नाउ द लास्ट वन इज़ हाइब्रिड साइकिल। तो ये हाइब्रिड साइकिल का डायग्राम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए यहाँ पे आपका इवेपोरेटर है, यहाँ पे वार्म सी वाटर एंटर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वार्म सी वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट किया है। मतलब इसमें ओपन साइकिल के भी फीचर्स हैं और क्लोज्ड साइकिल के भी फीचर्स हैं। ओपन साइकिल में हम क्या करते थे, वार्म सी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते थे और उस स्टीम से रन करवाते थे। ठीक है, क्लोज साइकिल में क्या करते थे, हम वार्म वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट नहीं करते थे, बट वार्म वाटर को हम इन लेते थे अंदर और उस वार्म वाटर की हेल्प से अमोनिया को हम स्टीम में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अब हाइब्रिड में क्या है, वार्म वाटर को भी हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। अब वार्म वाटर को जो इवेपोरेटर में हमने स्टीम में कन्वर्ट किया, उस स्टीम से हम अमोनिया को, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया टैंक है उसको हमने पंप किया इधर, उस स्टीम की हेल्प से हम लिक्विड अमोनिया को वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे अमोनिया वेपर में हमने इसको स्टीम की हेल्प से कन्वर्ट किया। ओके, तो और यहाँ पे प्रीवियस केस की तरह ही यहाँ पे वैक्यूम पंप है जो डिजॉल्व गैसेस को आउट कर देगा। अब ये अमोनिया वेपर जो है वो यहाँ पे हमारा ये टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन को रन करेगा और इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे आउटपुट ऑल्टरनेटिंग करंट हमें जनरेटेड मिल जाएगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो जनरेटेड पावर। ठीक है, यहाँ से पावर जनरेट हो जाएगी और अब यहाँ से जो आया, यहाँ से अब अमोनिया वेपर, उस अमोनिया वेपर को हमने इधर कंडेंस करना है। तो दिस इज़ योर कंडेंसर यूनिट। ठीक है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर में कोल्ड वाटर आता है, कोल्ड वाटर आया और उसके लिए आउटलेट भी बनाई है। कोल्ड वाटर जब यहाँ से पास करेगा तो वो इसको अमोनिया के जो वेपर्स होंगे इसको दोबारा से कंडेंस कर देगा लिक्विड में और ये आ जाएगा। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने वाटर को भी स्टीम में कन्वर्ट किया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसकी थ्योरी आप लिखेंगे कि एक हाइब्रिड साइकिल कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ द क्लोज्ड साइकिल एंड ओपन साइकिल। In a hybrid cycle, warm seawater enters a vacuum chamber where it is flash evaporated. ठीक है, warm water को evaporate किया गया steam में, into steam, similar to open cycle process. The steam vaporizes the ammonia. अब ये जो steam है, it will vaporize the ammonia. The steam vaporizes the ammonia working fluid of a closed cycle loop on the other side of the ammonia vaporizer. अब पूरा सेंटेंस लिखना नहीं है तो बस इतना लिखियो, then the steam vaporizes the ammonia into ammonia vapor. ठीक है, तो दोनों साइकिल्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया हमने। अब द वेपराइज्ड फ्लूइड देन ड्राइव्स द टरबाइन कपल टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। द स्टीम कंडेंसेस विद इन द हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर लिख सकते हैं आप इसको। द स्टीम कंडेंसेस विद इन द कंडेंसर एंड प्रोवाइड्स डीसैलिनेटेड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडेंसर है, कंडेंसर में एक तो अमोनिया को तो हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया है, बाकी स्टीम को भी हमने वो जब स्टीम बनी है उसको भी कंडेंस करना है। तो यहाँ पे आपको स्टीम भी कंडेंस होके आपको मिल जाती है और वो भी फ्रेश वाटर भी आप आउटपुट ले सकते हैं जिसको आप ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आप डायग्राम में इसके लिए भी एक आउटलेट बना सकते हैं हम। इफ़ यू आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन कि आप क्राइटेरिया मेंशन करो साइट सिलेक्शन का
OTEC प्लांट के लिए। तो आपको मेन पॉइंट्स कुछ याद होने चाहिए, कुछ पता होने चाहिए, ताकि आप अपने वर्ड्स में भी फिर फ्रेम कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया साइट सिलेक्शन का क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है द suitable site needs a temperature difference of 20 degree Celsius between warm surface water and cold deep water. ओके तो कम से कम जो वार्म सरफेस वाटर और डीप ओशन वाटर है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमें ऐसी साइट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे ओशन का जो सरफेस वाटर है वो ज़्यादा वार्म हो। तो भी जैसे जो ज़्यादा आपका सनी है उधर आपको इस तरह की कंडीशंस मिल सकती हैं। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पावर आउटपुट होगी। द हायर द टेम्परेचर डिफरेंस द मोर इज़ द पावर अप। सेकेंड पॉइंट इज़ द साइट लाइज ऑन द टॉरिड एंड टेम्परेट जोन्स। एंड तो अब ये टॉरिड एंड टेम्परेट जोन्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो इधर आप देख सकते हो कि अर्थ को हमने कुछ रीजन्स में डिवाइड करके रखा है। दो इक्वेटर के जो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन है उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है आर्कटिक सर्कल तक वो टेम्परेट जोन है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्कटिक सर्कल है वो भी आपका टेम्परेट जोन है। तो बेसिकली जो हमें ये वाले प्लांट्स हैं वो ये जिन ओशंस में हमें लगाने हैं दैट शुड लाई इन टेम्परेट एंड टॉरिड जोन, और उसमें भी कुछ डिग्रीज मेंशन्ड है जितने डिग्री वो पे होना चाहिए। तो हम देखते हैं। सो दिस प्लांट शुड लाई इन टॉरिड एंड टेम्परेट जोन, और उसका लैटिट्यूड होना चाहिए 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इन लैटिट्यूड्स के बीच में आपका प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको ज़्यादा वो एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ए लैंड बेस्ड प्लांट अ साइट वेयर स्लोप फॉल्स ऑफ शार्पली इज़ आइडियल। सो इसका क्या मतलब है? अब देखिए इस पिक में आप देख सकते हैं कि दो पावर प्लांट्स हैं। एक आपका ऑन शोर OTEC है। ऑन शोर का मतलब जो किनारे पे है, और एक जो आपको सी के बीच में दिख रहा है वो है आपका ऑफ शोर, मतलब शोर पे नहीं है। ठीक है, तो जो प्लांट आपका किनारे पे है, अब वहाँ से आप देख सकते हैं दो पाइप्स जा रही हैं। एक जो स्काई ब्लू सी है वो लॉन्ग पाइप है, वो डीप जा रही है जो कोल्ड वाटर के लिए, और जो रेड पाइप है वो आपके सरफेस पे ही है। ठीक है, जो सरफेस वाटर को इनटेक करेगी। वैसे ही जो आप ऑन ऑफ शोर है उसमें भी दो पाइप्स आप देखेंगे, एक ब्लू वाली कोल्ड वाटर इनटेक के लिए है, और जो रेड पाइप है वो वार्म वाटर इनटेक के लिए है। तो अब बात यहाँ पे हो रही है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ऑन शोर प्लांट। तो आपने देखा होगा बीच आपने देखे हैं, तो बीच में अगर ये इस टाइप के बीच में है जहाँ पे वहाँ पे अब लैंड एरिया इधर ज़्यादा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे तो आपको सरफेस वाटर ही मिलेगा काफ़ी देर तक क्योंकि यहाँ पे लैंड ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें कोल्ड वाटर लेना है तो इसके लिए जो पाइपलाइन है उसको पहले यहाँ से तो आपको डीप जाना है, तो यहाँ पे तो अभी लैंड ही है तो इसको हमें काफ़ी डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लेंथ इसकी ज़्यादा है। बट आपके कुछ शोर्स कैसे होते हैं जहाँ पे एकदम से लैंड आपकी ड्रॉप होती है, जैसे मान लो यहाँ पे चट्टान है और इस तरह का आपका होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे ये स्लोप लैंड का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो भी अगर प्लांट इधर होगा तो उसकी जो अगर हमें यहाँ से कोल्ड वाटर के लिए चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट वो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लैंड में स्लोप एकदम से फॉल हो रहा है उसके शोर पे। ठीक है, तो उस टाइप का हमें शोर चाहिए जहाँ पे लैंड जो है वो एकदम से फॉल कर रही है। जैसा हमारा बीच जो आमतौर पे जहाँ पे हम घूमने के लिए जिन बीचेस में जाते हैं वहाँ पे सिर्फ लैंड एरिया ज़्यादा होता है, तो डीप जाने के लिए ज़्यादा हमें लाइन चाहिए। तो हम वैसा अपना साइट सिलेक्शन देखेंगे जहाँ पे जो शोर है वहाँ पे लैंड एकदम से फॉल कर रही है। सो वही लिखा है फॉर ए लैंड बेस्ड प्लांट ए साइट वेयर स्लोप फॉल्स ऑफ शार्पली फ्रॉम द लैंड इज़ आइडियल। जहाँ पे स्लोप शार्पली एकदम से शार्प फॉल है स्लोप में वहाँ वो ज़्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज लेंथ ऑफ द कोल्ड वाटर पाइपलाइन इज़ मिनिमम। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं अगर आपको पॉइंट समझ आ गया है तो। नेक्स्ट पॉइंट है
द इन फ्लोटिंग टाइप OTEC द प्लांट इज़ प्लेस्ड ऑन द शिप, ठीक है। अगर जो फ्लोटिंग टाइप का है उसमें जो प्लांट है वो शिप पे रखा जाता है, और एनर्जी जनरेटेड इज़ कंज्यूम्ड ऑन द शिप इटसेल्फ बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द सी। तो ये क्राइटेरिया था साइट सिलेक्शन का। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ OTEC सिस्टम, ठीक है। तो मेरिट्स क्या हैं, अब ओवरऑल मेरिट्स हमने देखनी है। तो मेरिट यही है कि इट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि कोई फ्यूल तो यहाँ पे लग नहीं रहा, सूरज की गर्मी से ही जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है वही यूज़ कर रहा है। तो इट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप ये लिखेंगे, सिंस इट डज़ नॉट कंज्यूम एनी फ्यूल एज इट ओनली यूटिलाइजेज द सोलर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो मैंने बोला आप ये लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट भी वही है, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। थर्ड पॉइंट है कि ओपन साइकिल प्लांट्स जो हैं आपके, वो उसमें हमने देखा कि वो फ्रेश वाटर भी हम प्रोड्यूस हो रहा था, या हाइब्रिड साइकिल में भी फ्रेश वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। तो आप दोनों ही लिख सकते हैं कि इन ओपन साइकिल एंड हाइब्रिड साइकिल फ्रेश वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। एंड नेक्स्ट आपका है देयर इज़ नो एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट गैसेस में थोड़ी बहुत तो एमिशन होती ही है, क्योंकि रिलीज़ तो करता है हम वैक्यूम पंप से, बट बहुत ज़्यादा एमिशन नहीं होती, क्योंकि क्योंकि कोई फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। तो आप सिंपल लिख सकते हैं इट कॉजेज लेस पोल्यूशन। ना नेक्स्ट वी विल स्टडी, so the next merit is that the cold water from deep ocean can be used for air conditioning and refrigeration। सिंपल है, जो कोल्ड वाटर है साथ साथ में कंडेंसेशन में तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, आप उसको एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि ओवरऑल एफिशिएंसी बहुत कम होती है OTEC प्लांट की, 3% के करीब। सेकेंड पॉइंट है कैपिटल कॉस्ट इस प्लांट की बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है कि जिन साइकिल में आपका वर्किंग फ्लूइड अमोनिया है या फ्रियॉन है या प्रोपेन है, ठीक है, क्योंकि हम लो बॉइलिंग पॉइंट वाले अपने मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो वर्किंग फ्लूइड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, और साथ साथ वो पॉल्यूट भी कर सकता है एनवायरनमेंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट, सी वाटर इज़ हाईली सेलाइन एंड दस कोरोड्स द मेटेलिक पार्ट्स। सी वाटर का इसमें यूज़ हो रहा है, और सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, और वो सॉल्ट जो भी स्ट्रक्चर है आपका पावर प्लांट का उसको कोरोड कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर वर्किंग फ्लूइड की लीकेज हो जाए क्लोज्ड साइकिल में, जैसे अमोनिया जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम या फ्रेऑन कर रहे हैं यूज़, तो वहाँ पे वो पोल्यूशन कॉज कर सकता है, और एक्वेटिक सी एनिमल्स का हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पाइपलाइन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हमें पाइपलाइन चाहिए, क्योंकि हमें 1000 मीटर की डेप्थ तक जाना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट है कि इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग ओशन स्टॉर्म्स। सो ये टर्म है बायोफाउलिंग। अगर आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन, तो बायोफाउलिंग क्या होता है कि कई बार जो आपकी एल्गी हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मरीन एनिमल्स हैं, ये सब आपके पाइप्स, कंडेंसर और इवेपोरेटर पे जम जाती है उनकी एक परत, ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो बायोफाउलिंग इज़ द अनवांटेड एक्यूमुलेशन ऑफ एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स on the surface of pipes, evaporators and condenser. This reduces the efficiency of OTEC. So now here we have a formula for efficiency of OTEC plants. तो efficiency में ये just formula जो होता है conversion efficiency, वो होता है T1 minus T2 upon T1 into 100। तो T1 है warm water का temperature Kelvin में, and T2 है cold water का temperature Kelvin में। तो बेसिकली ये है वार्म वाटर माइनस कोल्ड वाटर अपॉन वार्म वाटर, ठीक है, वार्म वाटर डिनोमिनेटर में आ रहा है, और इंटू 100 हो जाएगा। और जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी है, लास्ट में जो लिखा है देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी वो है ऊपर वाली जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाई किया गया है एफिशिएंसी फैक्टर से। तो ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी, जो हमने ऊपर एफिशिएंसी निकाली कन्वर्जन एफिशिएंसी, उसको EF जो लिखा है दैट इज़ एफिशिएंसी फैक्टर,
उससे मल्टीप्लाई करा गया है। तो लास्ट में सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, ड्यू टू दिस द ओवरऑल एफिशिएंसी इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ रिलेटिव एफिशिएंसी फैक्टर टू द कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो बस इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, एफिशिएंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया ऊपर वाली सारी टर्म को, वो ओवरऑल एफिशिएंसी आ रही है। आगे एक वर्कड आउट एग्जांपल है, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एफिशिएंसी निकालनी है और टेम्परेचर्स हमें दोनों दे रखे हैं, वार्म वाटर भी एंड कोल्ड वाटर भी, पर ये डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं और एफिशिएंसी फैक्टर भी गिवन है। तो हमें बेसिकली ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी आपको पता है क्या होता है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू एफिशिएंसी फैक्टर इंटू 100। तो T1 को आप पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में जो है प्लस 273 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो T1 में भी 27 प्लस 273 कर दिया, 300 डिग्री केल्विन आ गया। एंड T2 7 डिग्रीज़ है, 7 प्लस 273 280 डिग्रीज़ केल्विन। टू केल्विन में कन्वर्ट करके आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी। So here are the few applications of OTC plants. So first one is power production, power produce होती है। Second is fresh water produce होता है। Third is air conditioning and refrigeration में use हो सकता है cold water. And fourth point is hydrogen production. जो water है उसका hydrolysis करके यहाँ पे hydrogen भी हम produce कर सकते हैं। तो ये इसकी applications हैं। नाउ टोटल अगर वर्ल्ड के पोटेंशियल की बात करें कि कितना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम OT तो ये है 88,000 टेरावाट आवर पर ईयर, इतनी जनरेशन की जा सकती है OTEC से। और इंडिया का जो टोटल पोटेंशियल दैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1,80,000 मेगावाट। ठीक है, अगर हम 40% इसके लॉसेस को कंसीडर करें तो इतना उसका पोटेंशियल है। So it is the list of the questions which you all should be able to answer after studying this lecture. So that's it. Thank you.